नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वास्थ्य। जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 3 छोटी-छोटी चीजें बोलने जा रही हूँ, वो ध्यान रखना। सबसे पहले वह कौन सा संगठन है जो भारत में स्वास्थ्य संबंधी रिसर्च करता है? वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। ये न्यू दिल्ली में है। इसको कहा जाता है कि जो मेडिकल की रिसर्च होती है उसकी एपेक्स बॉडी है। एपेक्स सबसे ऊंची बॉडी का नाम बताएं। सर्वोच्च जो संस्था है, संगठन है, वो है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सेकंड आता है कि भारत में जो स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कौन बनाता है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद। थर्ड चीज आती है कि वह पहला व्यक्ति कौन है जो ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। उस पहले व्यक्ति की पोस्ट का नाम क्या है? वो है ANM। ANM की फुल फॉर्म है ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफ। फोर्थ क्वेश्चन आता है, चिकित्सा की भारत की जो प्रणाली है उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयुष। आयुष में 6 तरह की मेडिकल पद्धति शामिल है। 6 याद रखें। आयुर्वेद, योग, यूनान, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी। फिर से बोल रही हूँ, आयुर्वेद, योग, यूनान, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी। ये 6 पद्धतियां हैं जो भारत की चिकित्सा आयुष के अंदर काउंट की जाती हैं। ठीक है। स्वास्थ्य से हमारा अभिप्राय केवल बीमारियों का ना होना नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति की अपनी कार्य करने की जो क्षमता है वो बनी रहे, उसकी योग्यता हो, वो भी स्वास्थ्य है। यानी ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को कभी बीमार नहीं हुआ तो हम कहेंगे स्वस्थ है, बल्कि उसमें काम करने की क्षमता होनी भी जरूरी है। बीमारी तो हो ही नहीं और उसकी कार्य करने की क्षमता बनी रहे तो तब हम कहते हैं ये व्यक्ति स्वस्थ है। जो कोई भी देश है उसमें हम कैसे एक सूचक के रूप में किसको माने कि ये यहाँ स्वास्थ्य अच्छा है, यहाँ स्वास्थ्य अच्छा नहीं है? स्वास्थ्य के सूचक के रूप में हम किसको काउंट करते हैं और किसको काउंट नहीं करते हैं? स्वास्थ्य के सूचक के रूप में शिशु मृत्यु दर आप पढ़ चुके हैं। 10वीं में भी आपको याद होगा, केरल, हरियाणा, बिहार का उदाहरण हम दे रहे थे। तो स्वास्थ्य के लिए हमने किसको यूज किया था? शिशु मृत्यु दर को। मातृत्व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और जो संक्रामक बीमारियां हैं, इन सबको ध्यान में रख लें अगर हम, तो हमें ये स्वास्थ्य के सूचक के रूप में काउंट करते हैं। आपके पेपर में प्रश्न आ जाए, आप कैसे यह जज करते हैं कि किस देश का या किस स्थान के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर है अन्य लोगों से या अन्य स्थान के लोगों से? तो नंबर 1 शिशु मृत्यु दर आप कहेंगे। शिशु मृत्यु दर का मतलब है किसी एक वर्ष में 1 साल की आयु से कम के बच्चों में से 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर अगर ज्यादा है इसका मतलब वहां का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। शिशु मृत्यु दर कम है तो इसका मतलब वहां का स्वास्थ्य अच्छा है। केरल का, हरियाणा का उदाहरण आपको याद होगा 10वीं का। केरल की शिशु मृत्यु दर कम थी, हरियाणा की शिशु मृत्यु दर केरल की तुलना में ज्यादा थी। इसका मतलब ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य कहाँ का हुआ? केरल का। इसी तरह से मातृत्व मृत्यु दर, माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कितनी माँ की मृत्यु हो जाती है, वो मातृत्व मृत्यु दर से भी हम किसको आंकते हैं? स्वास्थ्य को आंकते हैं। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा क्या है? हमारी औसत आयु। सब लोगों, जो लोग 1 साल में डेथ होती है ना जितने लोगों की, उन सबकी आयु को जोड़ दो,
बटे उन मरने वालों की संख्या से भाग दे दो तो औसत आयु आ जाती है, जिसको हम जीवन प्रत्याशा या दीर्घ आयु नाम से पुकारते हैं। जब जीवन प्रत्याशा कम है, इसका मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और जीवन प्रत्याशा ज्यादा है तो इट मीन स्वास्थ्य अच्छा है। जैसे जब भारत आजाद हुआ तो हमारी जो जीवन प्रत्याशा है केवल 44 वर्ष थी, और आज हमारी जीवन प्रत्याशा है 65 वर्ष से भी ज्यादा है। इसी तरह से जो संक्रामक रोग हैं, जितने भी बीमारियां हैं, कितनी तेजी से फैलते हैं और उनके हम पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रकट करते हैं। अगर कोई बीमारी है वो तेजी से फैल रही है, उससे ज्यादा तेजी से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, इट मीन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, सुविधाएं उन तक नहीं पहुंची हैं। और अगर मृत्यु नहीं हो रही, ज्यादा तेजी से बीमारियां नहीं हो रही, इट मीन्स देश का स्वास्थ्य अच्छा है। इसी तरह से पोषक तत्व, हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है वो हमारे पोषक तत्वों पर निर्भर है। हमें पोषक तत्व अच्छे मिल रहे हैं, है ना, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, नहीं तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। रुग्णता दर, मॉर्बिलिटी रेट, इससे भी हम स्वास्थ्य का अनुमान लगाते हैं। यह वह दर है जिस पर जनसंख्या में तीव्र और पुरानी बीमारियां होती हैं। रुग्णता दर वह दर है जिस पर जनसंख्या में तीव्र और पुरानी बीमारियां होती हैं। जनसंख्या के समग्र स्वास्थ्य को निर्धारित करने और उसकी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जीडीबी भी कई बार यूज करते हैं हम। जीडीबी विश्व रोग भार, है ना, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। जीडीबी की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। यह एक सूचक है जिसका प्रयोग विशेषज्ञ किसी विशेष रोग के कारण असमय होने वाले लोगों की मृत्यु, असमय जो मृत्यु हो जाती है, उनकी संख्या के साथ साथ रोगों का जो कारण है उसमें कितने साल बिताए व्यक्ति ने, यह जानने के लिए करते हैं। यानी जीडीबी क्या है? जिसमें असमय मरने वालों की संख्या देखी जाती है और जो रोग है उसके कारण व्यक्ति कई दिन तक काम नहीं कर पाया, कितने दिन तक काम नहीं कर पाया, असमर्थ है कितने समय तक, वो भी विश्व रोग भार में काउंट होता है। रुग्णता दर, मॉर्बिलिटी रेट, इससे भी हम स्वास्थ्य का अनुमान लगाते हैं। यह वह दर है जिस पर जनसंख्या में तीव्र और पुरानी बीमारियां होती हैं। रुग्णता दर वह दर है जिस पर जनसंख्या में तीव्र और पुरानी बीमारियां होती हैं। जनसंख्या के समग्र स्वास्थ्य को निर्धारित करने और उसकी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जीडीबी भी कई बार यूज करते हैं हम। जीडीबी विश्व रोग भार, है ना, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। जीडीबी की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। यह एक सूचक है जिसका प्रयोग विशेषज्ञ किसी विशेष रोग के कारण असमय होने वाले लोगों की मृत्यु, असमय जो मृत्यु हो जाती है, उनकी संख्या के साथ साथ रोगों का जो कारण है उसमें कितने साल बिताए व्यक्ति ने, यह जानने के लिए करते हैं। यानी जीडीबी क्या है? जिसमें असमय मरने वालों की संख्या देखी जाती है और जो रोग है उसके कारण व्यक्ति कई दिन तक काम नहीं कर पाया, कितने दिन तक काम नहीं कर पाया, असमर्थ है कितने समय तक, वो भी विश्व रोग भार में काउंट होता है। आइए अब हम जानते हैं कि भारत की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति क्या है। सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह स्वास्थ्य शिक्षा, भोजन में मिलावट, दवाएं और जहरीले पदार्थ, चिकित्सा व्यवसाय, जन्म और मृत्यु संबंधी आंकड़े, मानसिक अक्षमता और जो स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मुद्दे हैं उनको निर्देशित और विनियमित करे, यानी उनके लिए नियम बनाए। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की सहायता से
स्वास्थ्य संबंधी सब नीतियां और योजनाएं विकसित की जाती हैं। यह जो परिषद है, यह स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, स्थानीय जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी। भारत की जो स्वास्थ्य आधारित संरचना है और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको 3 भागों में, 3 स्तरों में बांटा गया है। 3 स्तरीय व्यवस्था है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र सुविधाओं में जो ध्यान रखता है, उसमें स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान, उन्हें पहचानना, रोकने और नियंत्रित करने की विधि, खाद्य की पूर्ति यानी भोजन पूर्ति, उचित पोषण मिलना, जल की पर्याप्त मात्रा मिलना, मूलभूत स्वच्छता, शिशु और मातृत्व देखभाल, प्रमुख संक्रामक बीमारियां और जो भी चोट वगैरह है, और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन, इनसे संबंधित दवाओं का प्रावधान शामिल है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ये सब चीजें की जाती हैं, इनके लिए प्रावधान रखे गए हैं। एएनएम वो पहला व्यक्ति है जो ग्रामीण इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए गांव और छोटे कस्बों में अस्पताल बनाए गए हैं। आमतौर पर यहाँ एक डॉक्टर, एक नर्स और सीमित मात्रा में दवाएं भी उपलब्ध होती हैं। इन्हें प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, गांव में जो है ना, इनको किस नाम से पुकारते हैं? प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और उप केंद्रों के नाम से जाना जाता है। जब एक रोगी की हालत में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में कोई सुधार नहीं आता है, तो उन्हें द्वितीयक या उच्च श्रेणी के अस्पतालों में भेजा जाता है। जिन अस्पतालों में एक्सरे, ईसीजी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, इन्हें हम माध्यमिक चिकित्सा संस्थाएं कहते हैं। ये प्राथमिक चिकित्सा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दोनों प्रदान करता है। ये प्राय जिला मुख्यालयों और बड़े कस्बों में होते हैं। जैसे आपके यहाँ कैथल में पीजीआई है ना, बड़े हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, तो वो माध्यमिक में काउंट होगा। ऐसे अस्पताल जहाँ उच्च स्तर के उपकरण और दवाइयाँ उपलब्ध हों और जो कि इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करना हो, और वो सुविधाएं प्राथमिक और माध्यमिक अस्पतालों में नहीं मिली हैं, उनको हम तृतीयक क्षेत्र में काउंट करते हैं। यानी प्राथमिक और द्वितीयक के बाद जो उससे बड़े स्तर की सुविधाएं हैं, दवाई संबंधी जो चेकअप्स होते हैं या उपकरण होते हैं, उनसे संबंधित, जैसे आप पीजीआई अक्सर बोलते हैं, है ना, पीजीआई चंडीगढ़ हम जाते हैं या रोहतक जाते हैं या दिल्ली में एम्स में जाते हैं, तो ये कौन से हैं? तृतीयक स्तर के हॉस्पिटल माने जाते हैं। जो सुविधाएं प्राथमिक में कम है, माध्यमिक में उससे ज्यादा है, जो माध्यमिक में भी नहीं है और उच्च स्तर के चेकअप्स चाहिए, उपकरण चाहिए, ऑपरेशंस चाहिए, तो वो कौन से में आएगा? तृतीयक में आएगा। अब अगर आप अपनी किताब खोलकर देखें तो आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है जिसमें भारत की तुलना अन्य देशों से स्वास्थ्य सूचक के रूप में की है कि कौन कौन से स्वास्थ्य सूचक भारत में कितने हैं, चीन में कितने हैं, अमेरिका और श्रीलंका में कितने हैं। ये 4 देशों की तुलना की गई है। अगर आप इसमें, और ये आंकड़े हैं 2015-17 के, ठीक है, 15 से 17 तक के बीच के आंकड़े हैं ये। अगर आप पहला पॉइंट देखें, शिशु मृत्यु दर, तो भारत में शिशु मृत्यु दर है 34, चीन में है 8, अमेरिका में है 5.7, श्रीलंका में है 7.5। तो आप देखिए, चारों देशों में से भारत की शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। भारत की 34, चीन की 8, अमेरिका की 5.7 और श्रीलंका की 7.5। इसी तरह से सेकंड सिंबल दे रखा है, 5 वर्ष के नीचे मृत्यु दर प्रति 1000 शिशुओं में से कितनी होती है, यानी 5 साल से कम आयु के बच्चों में से 1000 बच्चों में से कितनों की डेथ होती है। भारत में है 39.4 यानी लगभग 40, चीन में है 9.3, अमेरिका में है 6.6 और श्रीलंका में 8.8। इसका मतलब 5 साल से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु भी इन चारों देशों में भारत में ज्यादा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यह है, प्रशिक्षित परिचारिका द्वारा जन्म।
यानी जो एक्सपर्ट लेडी है, जो जन्म के समय में एक महिला के पास है, वो एक्सपर्ट जो फीमेल डॉक्टर है वो कितनी उपलब्ध है। भारत में 45.7%, चीन में 100%, अमेरिका में 99% और श्रीलंका में 99%। नेक्स्ट है जीडीपी का कितना हिस्सा स्वास्थ्य पर सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है। भारत में 3.9%, चीन में 5.7%, अमेरिका में 16.8%, श्रीलंका में 3%। यानी भारत में केवल 4%, यानी 3.9 यानी 4 हम लिख सकते हैं। जीडीपी का केवल 4% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। जितनी भी देश की सुविधाएं स्वास्थ्य संबंधी दी जा रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी जीडीपी का केवल 4% उस पर खर्च किया जा रहा है। अब आपको मान लीजिए पेपर में तीनों चारों देशों की तुलना करके लिखना है, तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। और भारत का तो वैसे भी याद कर लो, अगर आप जैसे आया था ना कि कौन कौन से सूचक हैं जो आप स्वास्थ्य के लिए यूज कर सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में भेजा आपको, तो उसमें आप ना भारत की तो जरूर लिखी दें कि शिशु मृत्यु दर जो है भारत की 34 है। इसी तरह से जो भारत की जीडीपी का स्वास्थ्य पर जो खर्च हो रहा है, केवल 3.9% जीडीपी का उस पर खर्च हो रहा है। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका क्या है। भारत में 70% से भी ज्यादा हॉस्पिटल का संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 60% दवाखाने निजी क्षेत्र के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लगभग 80% वही रोगियों और 46% अंतर रोगियों का इलाज निजी क्षेत्र के द्वारा हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्र मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण, मेडिकल संबंधी नई तकनीकें, रोजगार समाप्त करने के लिए नई खोज, दवाइयों की बिक्री, अस्पताल निर्माण और मेडिकल सेवाओं की व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। 2001-2 के आंकड़ों को देखें तो 13 लाख से अधिक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल उद्यम निजी क्षेत्र के हाथ में थे, जिसमें लगभग 22 लाख लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80% जो है वो हॉस्पिटल्स जो हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे थे। अन्य डॉक्टर्स को उन्होंने काम पर रखा हुआ था। विद्वानों का ये कहना है कि भारत में निजी क्षेत्र बहुत स्वतंत्र रूप से तेजी से विकसित हुआ है। कुछ निजी चिकित्सकों का तो पंजीकरण तक भी नहीं हुआ है। जब किसी निजी चिकित्सक का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो तो उसे हम फर्जी चिकित्सक नाम से भी पुकारते हैं। 1991 में उदारीकरण हुआ। उस उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र ने कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले हैं, जिनमें बहुत अच्छी सुविधाएं, मल्टी स्पेशलिस्ट की जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। जैसे इसमें अमीर लोग, विदेशी लोग आकर एक ही जगह पे सारी तरह के टेस्ट करवा लेते हैं, सारी तरह के इलाज हैं एक ही हॉस्पिटल में, और उन्हें अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ता। और यहाँ तक कि ऑपरेशंस भी, बड़े बड़े ऑपरेशंस भी निजी हॉस्पिटल्स में किए जा रहे हैं। चलिए अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का स्वास्थ्य पर केवल 3.9% हिस्सा खर्च होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। अब भारत में जो विश्व की कुल जनसंख्या है ना, उसका 17% भारत में रहता है। और अगर रोग की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो विश्व के कुल रोगियों का 20% हिस्सा भारत में रहता है। भारत में मलेरिया, हैजा जैसी संक्रामक बीमारियां आम बीमारियां हैं। प्रत्येक वर्ष 5 लाख बच्चे लगभग जल संक्रमण रोगों से मर जाते हैं। भारत में एड्स का खतरा भी छाया हुआ है। कुपोषण का शिकार बहुत सारे बच्चे और बड़े लोग हैं। भारत में 20% से भी कम जनसंख्या जन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग कर पा रही है।
सिर्फ 20%, उससे भी कम बल्कि। और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की बात करें तो 38% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टर की उचित संख्या है। सिर्फ 38, इसका मतलब 62% हॉस्पिटल्स जो गांव में है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, उसमें डॉक्टर्स भी उपलब्ध नहीं है। और इसी तरह से जो गांव में जो ये चिकित्सा केंद्र है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, इसमें सिर्फ 30% ऐसे चिकित्सा केंद्र हैं जिसमें दवाइयां उपलब्ध हैं, पर्याप्त भंडार हैं दवाई के। अब ग्रामीण शहरी की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की बात करें, धनी निर्धन की बात करें, तो भारत में 70% जनसंख्या गांव में रहती है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में हॉस्पिटल्स की संख्या कहें तो सिर्फ टोटल हॉस्पिटल का 20% हॉस्पिटल गांव में है। जनसंख्या 70% है और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हॉस्पिटल की संख्या की बात करें तो हॉस्पिटल केवल पूरे जितने हॉस्पिटल हैं भारत में उनका 5वां हिस्सा गांव में है। कुल दवाखानों में भारत की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में आधे दवाखाने हैं, यानी 50% दवाखाने गांव में हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो 1 लाख लोगों पर गांव में 0.36 हॉस्पिटल है। अनुपात निकालें तो 1 लाख लोगों पर 0.36 जो है ना हॉस्पिटल बनते हैं अनुपात के रूप में। और शहर की बात करें तो 1 लाख जनसंख्या पर 3.6 हॉस्पिटल हैं। ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जितने खुले हुए हैं उसमें एक्सरे की सुविधा नहीं है। ब्लड चेकअप्स, ब्लड टेस्ट जो हम लोग कराते हैं उसकी सुविधा गांव में उपलब्ध नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये राज्य स्वास्थ्य सुविधाओं में और अधिक अपेक्षाकृत पीछे हैं। गांव में जो चाइल्ड केयर के जो डॉक्टर हैं, इसी तरह से जो फीमेल से संबंधित बीमारियों के डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु चिकित्सा विशेषज्ञ, ये उपलब्ध नहीं है गांव में। भारत में 380 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज है, जिसमें लगभग 44,000 जो बच्चे हैं वो MBBS करके निकलते हैं। लगभग 380 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे देश की बात करें तो, और उसमें से लगभग 44,000 स्नातक हर साल निकलते हैं MBBS करके। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है। भारत में जितने भी लोग डॉक्टर्स की डिग्री ले रहे हैं उसमें से 5वां हिस्सा यानी 20% डॉक्टर्स तो विदेश ही चले जाते हैं, या जो और लोग हैं वो निजी अस्पताल खोलना पसंद करते हैं, उसमें काम करना पसंद करते हैं, जो कि अधिकतर किसमें स्थित है? शहरी क्षेत्र में स्थित है। भारत में शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन लोग अपनी आय का 12% स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, जबकि धनी लोग, रिच लोग अपनी आय का केवल 2% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। इसका मतलब जो गरीब लोग हैं उनको स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं नहीं है वो। और दूसरा जो उनकी पहले से जो निर्धन लोग हैं उनके पास आय पहले से ही कम है, वो अपनी आय का 12% हिस्सा तो किस पे खर्च कर देते हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं पर, स्वास्थ्य लेने के लिए, बीमारियों पर। और रिच जो लोग हैं वो अपनी आय का केवल 2% स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। गरीब व्यक्ति के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, वे अपने इस खर्च को या तो जमीन बेचकर या भूखे रहकर इस पैसे को जुटाते हैं, या अन्य लोगों से ऋण लेते हैं और बाद में ऋण जाल में फंस जाते हैं। चलिए महिला स्वास्थ्य पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। भारत में जो महिलाएं हैं पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या कम है, और जो महिलाएं हैं
उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों ही स्थिति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और अधिकतर महिलाओं का विवाह भारत में बहुत कम आयु में होता है। 15 से 49 आयु की जो एज की महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, उनमें से 50% महिलाएं ऐसी हैं जिनमें होम्योग्लोबिन कम है, यानी जिनमें एचबी कम है, खून का अभाव है, जिसके कारण उनको कई बीमारियां लग जाती हैं। क्योंकि एचबी कम होता है तो बहुत सारी बीमारियां तेजी से लगती हैं। काफी महिलाएं कुपोषण का भारत में शिकार भी बनी हुई हैं, कुपोषित हैं। अब भारत को जरूरत किस चीज की है? भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है, हॉस्पिटल बढ़ाने की जरूरत है, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, सरकार को खर्च बढ़ाने की जरूरत है। क्लियर?